हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो हम चेक करने वाले हैं जो कि डिफेंसिव ऑफेंस की वीडियो है। मेजर जनरल जी.डी. बख्शी जी की वीडियो है जो कि डिस्कस कर रहे हैं ऑन पाक क्राइसिस के ऊपर, जो कि इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड यूएस। एनीवेज वीडियो को देख लेते हैं कैसा है, क्या बोल रहे हैं, तो फिर रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सर जैसा कि सर हमने डिस्कस किया था सर, सबसे पहला जो सवाल है तो वो सर आपसे यही है कि जो एक रीसेंट डिस्टेबलाइजेशन हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर, ये डिस्टेबलाइजेशन सर प्योरली इंटरनल है। और अभी ये टीएलपी जो है जिसने ये पहले भी इसने इस तरह का सर धरने और इस तरह का सर डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट किया था, लेकिन वो आर्मी कंट्रोल था। हमने देखा था किस तरह से मेजर जनरल्स और लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो सड़कों पे उतर के उनको नोट लिफाफे बांट रहे थे पैसों के, जब फैजाबाद धरना हुआ था। तो सर इस बार हमने देखा है कि इस बार उनको टेररिस्ट पहले डिक्लेयर किया गया, फिर उनको फिर से पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया। तो सर इस तरह का जो डिस्टेबलाइजेशन इंटरनल है, अगर सर ये बढ़ता है तो भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो ओ, हाँ, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो तरीके लबैक पार्टी है, ये पूरी की पूरी ये जो आईएसआई की क्रिएशन है। आईएसआई ने इसको बढ़ोतरी दी, बढ़ावा दिया नवाज शरीफ का तख्ता पलटने के लिए, इमरान खान को लाने। और जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया, उस टाइम पे आर्मी के मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल नोट बांटते दिख रहे थे सड़कों पे। ये जो इनके जो प्रदर्शनकारी। अब जैसे देखिए, पाकिस्तान में अमूमन होता है फ्रैंकनस्टीन फिनोमेना। ये आर्मी खुद फ्रैंकनस्टीन खड़े करती है और वो खुद उसके कंट्रोल के बाहर हो जाती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये सब पाकिस्तान के खड़े किए हुए हैं। मेजर जनरल नासिरुल्लाह बाबर साहब, जिनके पितामह थे तालिबान ग्रुप के पूरे, और फिर वही उनको उल्टे बांस बरेली को पड़ गए, लेने पड़ गए। मेरी सोच ये है कि जब भी पाकिस्तान की फौज पे दबाव पड़ता है अमेरिका का कि वो हिंदुस्तान से बातचीत कर ले, हिंदुस्तान से अमन शांति कर ले, हमेशा दबाव पड़ता है कुछ रह के अर्थों के बाद। और इस बार भी दबाव पड़ा, और जो दबाव पड़ा उसके चलते बाजवा साहब तो बिल्कुल दबाव के नीचे आ गए। उनकी कुछ कमजोरियां हैं जो अमेरिका को लगता है पता है, और वो जो आ गए दबाव में और उन्होंने शांति कर दी। तो जो पाकिस्तान के बाकी जर्नैल हैं, जो कबाल है जर्नैल का, कोर कमांडर का कोलिजियम है, उसको पसंद नहीं आई ये बात, और उन्होंने तहरीके लबैक को फिर सड़कों में छोड़ दिया। प्रॉब्लम ये हुई कि सड़कों में छोड़ तो दिया, लेकिन अब सड़कों पे से उतारना मुश्किल हो रहा है, काबू कर पाना मुश्किल हो रहा है। मैं समझता हूँ ये आईएसआई के ही जो गहरी डीप स्टेट है उसकी कोई चाल है। खासकर जब से पीस टॉक्स का मामला, सीज फायर के ऊपर जो लाइन ऑफ कंट्रोल में जो शांति आ गई है, अमेरिका के दबाव के यूएई के एम्बेसडर ने खास साफ बोला है कि हाँ साहब, मैंने जो है ये दोनों के बीच में मध्यस्थता करी है। तो इसके चलते आपको इससे जोड़ के देखना होगा, देन थिंग विल फॉल इनटू प्लेस। सर हम ये देखते हैं कि सर जब भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगना होता है तो मार्शल लॉ लगाने से पहले जो है वो जमीन तैयार की जाती है फौज की तरफ से। जो भी गवर्नमेंट होती है इन पावर, पहले उसको उसके खिलाफ कंस्पिरेसी शुरू होती है, उनके खिलाफ धरने कराए जाते हैं, उनके खिलाफ दुनिया भर की चीजें जो है महंगाई बढ़ाई जाती है, ताकि लोगों में उस गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी इस तरीके की हो जाए कि जब फौज टेक ओवर करे तो लोग फिर वो ढोल ताशे नगाड़े लेकर के सड़कों पे आए। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में जिस तरीके की महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह का मिसमैनेजमेंट है और लोग जो है सड़कों पे निकल करके एहतजाज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मार्शल लॉ लगाने की तैयारी जिसकी ख्वाहिश जो है वो चीन की तरफ से भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज
चीन को एक किसी फर्द से बातचीत करना, उनसे पॉलिसी मैटर्स डिस्कस करना उनको ज्यादा आसान लगता है, डील करना ज्यादा आसान लगता है, बनिस्बत कि वो एक फौज से अलग डील करते हैं, गवर्नमेंट से अलग डील करते हैं, मिनिस्ट्रीज से अलग डील करते हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि इमरान खान जो है वो एक पपेट हैं, एक बिल्कुल मोहरे हैं फौज के। वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं थे, वो हमेशा सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। बाजवा साहब ने उनको सिलेक्ट किया, उन्होंने बाजवा साहब को एक टेंशन दी, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, काफी बड़ा कोजी सिंड्रोम चल रहा था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि इमरान खान साहब बिल्कुल वो जैसे पाकिस्तान में मजाकिया तौर पे कहते हैं डिम द इम द डिम, जो है कि ये बहुत ही मंदबुद्धि वाले हैं, क्रिकेट खेलना आता है, शादियां खूब सारी करनी आती हैं, बाकी कुछ नहीं पता। और इसके चलते इनकी देश की इकोनॉमी का डिस्पाइट ऑल द गुड इंटेंशन भट्टा बैठ रहा है, तो ज्यादातर फौज की वजह से, क्योंकि खाने को है नहीं। वो जैसे कहते हैं ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधार लेंगे लेकिन घी पिए। और सबसे जो कॉस्टली हथियार हैं इंडिया को, जो जिसकी इकोनॉमी 10 गुना बड़ी है इनसे, उसको मैच करने की कोशिश करेंगे, उसको आउट कम्पीट करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की फौज। दो कौड़ी की परवाह नहीं कि लोग मर रहे हैं भूखों, आलू खाने को नहीं मिल रहे, गधे बेच रहे हैं, और बुरे हाल हैं, फटीचर हाल हैं, गधे बेच किसी भी टाइम इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। कर्जों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा ले रहे हैं। क्या कहते हैं, यूएई का पैसा वापस करने के लिए, सऊदी अरेबिया का पैसा वापस करने के लिए चीन से पैसा दे रहे हैं, चीन का पैसा वापस करने के लिए जो IMF है उसका पैसा उधार ले रहे हैं, शर्तें पे शर्तें लगी जा रही हैं, डेट सर्विसिंग बहुत भारी प्रॉब्लम हो रही है, कोलैप्स की तरफ ये इकोनॉमी जा रही है। तो अब जो पाकिस्तान की फौज है वो अपना पल्ला झाड़ना चाहती है एक डूबती हुई सरकार, और इसके लिए आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर पाकिस्तान की फौज जो है या तो इनको हटवाए, कोई और चेहरा सामने लाए, क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने एक सबक सीख लिया है, और वो सबक ये है कि डायरेक्ट रूल करने में सारी दुनिया बहुत चिढ़ जाती है, अमेरिका खफा हो जाता है। तो इसके लिए अच्छा है कि हम जो है मुखौटा आगे रख के राज तो पाकिस्तान की फौज कर रही है। कोई इनके 75 सालों में से कोई 30 साल तो डायरेक्ट रूल किया है पाकिस्तान की फौज ने, बाकी 45 साल इनडायरेक्ट रूल किया है, मुखौटे आगे करके जो है इन्होंने राज किया है, पपेट मास्टर बन के। राज पाकिस्तान की फौज का है, इसमें कोई शक संदेह किसी को नहीं होना है। ये चीज देखी है कि बलूचिस्तान में बिना फौज की मर्जी के परिंदा पर नहीं मार सकता, और क्वेटा जो उसकी राजधानी है बलूचिस्तान की, वहां पे तो चप्पे चप्पे पे FC और पाकिस्तान आर्मी के लोग जो है वो तैनात रहते हैं, रेंजर्स होती है, और जो बलूचिस्तान की पुलिस है वो भी रहती है। लेकिन हमने देखा है कि जो सेरीना होटल में जो रात में जो ब्लास्ट हुआ, और ये बताया गया कि वो चाइनीज एम्बेसडर को टारगेट करने के लिए वो ब्लास्ट हुआ, और वो भी सेरीना होटल जहां पे सारे डिप्लोमेट्स, पाकिस्तान आर्मी के बड़े बड़े ऑफिशियल्स और मीडिया के लोग और डिप्लोमेट्स रुकते हैं, उस जगह पे इतना बड़ा, मतलब 50 kg RDX उसकी पार्किंग लॉट में पहुंच गया, और एम्बेसडर के आने से ठीक 5 मिनट पहले वो फट गया। तो सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो पूरा का पूरा ये जो माहौल बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं, पहली बात तो सर ये पॉसिबल कैसे है कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी 50 किलो RDX उस होटल के पार्किंग में पहुंचा कैसे? और कहीं ना कहीं इसके पीछे ये तो नहीं कि फौज चाहती है कि चाइना को किसी तरीके से ये सिग्नल दिया जाए कि इंडिया जो है वो स्पॉइलर है, और इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइनीज जो फर्दर सपोर्ट है उसकी डिमांड की जाए। हमने याद है कि ISPR ने भी अभी 2-3 महीने पहले सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और उन्होंने बताया था कि TTP को किस तरह से इंडिया फंड कर रहा है, और TTP ने ही जिम्मेदारी ली इस ब्लास्ट की भी। देखिए, बात ऐसी है
कि पाकिस्तान की फौज जो है, इनके बड़े शातिराना चालें चलती रहती है। नाम को तो अभी ये टोटल चीन के मोहरे हो गए हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप से खफा हुआ। लेकिन जो बाइडेन के आने के बाद इनकी थोड़ी उम्मीद जगी है। इन्होंने जो बाइडेन साहब को नेशनल अपना अवार्ड दिया था, इत्यादि इत्यादि। और जो बाइडेन अब बिल्कुल वो भी अफगानिस्तान से एग्जिट करना चाहते हैं। उन्होंने डेट दे दी है 11 सितंबर की। और उसके चलते इनका फिर अमेरिका से साठ-गांठ बन रही। लेकिन मेरा सोच ये है कि चीन के साथ ये बहुत गहरे और दूर जा चुके हैं और चीन इनका सबसे बड़ा जो इस वक्त संरक्षण करता है। याद रहे पिछले साल जो चीन ने कार्रवाई करी लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में, उसका एक बड़ा मुद्दा था कि पाकिस्तान की फौज जो सहम गई थी बालाकोट के बाद, एयर स्ट्राइक के बाद, और उसने सारी हस्तक्षेप जम्मू कश्मीर में बंद कर दिया था। डर गई थी वो कि युद्ध भी छिड़ सकता है पूरा। तो उसको हौसला अफजाई करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए मैं हूं ना, मैं भी तो आके हिंदुस्तान को उसके पिछवाड़े में तंग कर सकता हूँ, लद्दाख में तंग कर सकता हूँ। तुम छेड़खानी जारी रखो कश्मीर। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई साहब कि उल्टे चीन को उल्टे बांस बरेली को पड़ गए, लेने के देने पड़ गए। उसने सोचा था कि भारत की फौज छटपटा जाएगी, घबरा जाएगी, सहम जाएगी और चीन की दादागिरी वर्चस्व कायम हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं हुआ। भारत की फौज ने टैंक फॉर टैंक, गन फॉर गन, सोल्जर फॉर सोल्जर चाइना को ईस्टर्न लद्दाख में मैच कर दिया। गलवान में झड़प हुई, उनके अगर हमारे 20 शहीद हुए तो उनके कोई 45 शहीद हुए हैं। और उसके अलावा फिर हमने जो पंगोंग त्सो के इलाके में, साउथ पंगोंग त्सो में जाके पूरी कैलाश रेंज पकड़ ली और चीन हक्का बक्का रहे। तब से चीन भी हिल गया है कि इतना आसान नहीं है, और वो भी भारत के साथ वो थोड़ा नरम पड़ता हुआ पाकिस्तान को दिखाई दे रहा है। तो ये जो शातिर दिमाग है आईएसआई में, इनके बड़े ही बहुत ही चतुर, ये आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि उन्होंने इसको होने दिया या स्टेज करने में मदद करी है ताकि चीन को फिर बौखलाया जाए भारत के खिलाफ, और ये संकेत दिया जाए कि कुछ करो, जरा भारत पर पे दबाव डालो। आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि जो बाइडेन जो है वो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी थी विड्रॉल की अफगानिस्तान से, उसको ही वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर व्हाट डू यू थिंक कि जब अफगानिस्तान से सर जब ये अमेरिकन फोर्सेस जाएंगी तो कहीं ये इसका इम्प्लीकेशन हमारे इस पूरे रीजन के ऊपर क्या पड़ेगा, खासतौर पे भारत पे? और दूसरी चीज, क्या ये जो टेरर कैंप्स जो हमने देखा था कि 90s के दौर में जिस तरह से जो अफगान मुजाहिदीन आया करते थे कश्मीर में एलओसी के ऊपर, वो दौर भी दोबारा शुरू होने की कोई संभावना को आप देखते हैं? नहीं, बिल्कुल शरेआम देखते हैं साहब। देखिए, एक जमाना था जबकि कोई 35% जो भी टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे थे, फॉरेन टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में, वो या तो अफगानिस्तान से आए थे या अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेके आए। ठीक है साहब, वो फॉरेन ओरिजिन के, वो 35 से 40% वहां के अफगानिस्तान के लोग थे। तो भारतवर्ष की सिक्योरिटी पे तो बहुत डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है ऐसे किसी भी चीज का। इसीलिए हम लोग अमेरिका को कह रहे थे कि बगैर कार्य खत्म किए आप वहां से जाएं तो ठीक नहीं होगा पूरे रीजन के। ठीक है साहब। और उसके चलते अभी भी देखिए तालिबान ने और ये जो जिहादी ग्रुप्स हैं, इन्होंने प्रोपेगेंडा जीत का डंका बजाना शुरू कर दिया है। और ये कि अमेरिका को हरा दिया, ये बोलना शुरू कर दिया है। ये एक सुपर पावर की इमेज के बरखिलाफ जाता है। दूसरी चीज मेरी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन रैशनल था अफगानिस्तान से विड्रॉ करने का, अफगानिस्तान की लड़ाई जहां उनके $2 ट्रिलियन खर्चा हो चुके हैं और उनके कोई 3000 के ऊपर सिपाही शहीद हो चुके हैं,
तो वो चाहते थे कि इसको बंद किया जाए, ये फालतू फ्रंट, और टोटल चीन के ऊपर कंसंट्रेट किया जाए। मैं अमेरिका के स्ट्रेटजिस्ट को, फौज को केवल एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, जनाब, अगर आप चीन से आप जो है कंपटीशन करना चाहते हैं, चीन को कंटेन करना चाहते हैं, तो चीन के शिनजियांग प्रांत में अगर आपने कुछ भी करना है तो उसके लिए आपका अफगानिस्तान में होना जरूरी है। अगर अमेरिका ने रूस के खिलाफ सेंट्रल एशिया में दबाव डालना है तो अफगानिस्तान में होना जरूरी है। किस बिना पे वो इसको, ये जो उन्होंने बड़ा अच्छा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हासिल की हुई थी अफगानिस्तान में, और जो चीन के खिलाफ भी है, रूस के खिलाफ भी उतनी ही कारगर है, वो क्या सोच के छोड़ रहे हैं, ये तो हमें समझ नहीं आया। लेकिन यकीनन से अमेरिका को प्रभाव पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा, और रीजन के ऊपर तो बहुत ही खराब प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जहां आप एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं, एक तो पाकिस्तान उसको फिल करने की कोशिश करे, पाकिस्तान फिल करना मतलब सारे ट्रेनिंग कैंप को वहां डाल, और वो फिर जिस तरह उसने पूरे दक्षिण एशिया को संक्रमित किया हुआ था, कभी भारतवर्ष में हस्तक्षेप, जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप, कभी नेपाल में, कभी श्रीलंका में, कभी बांग्लादेश में टेररिस्ट इंसिडेंट, ये फिर शुरू हो जाएंगे और हमको इसकी भारी कीमत देनी पड़ेगी। मैं समझता हूं हमको प्रोएक्टिव पॉलिसी अख्तियार करनी होगी। हमारा ताजिकिस्तान में जो एयर बेस था उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान हमारे अफगानिस्तान के जरिए तालिबान हमको कोई तंग करने की कोशिश करती है, हमको एकदम आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए बालाकोट जैसी स्ट्राइक तालिबान के ऊपर करने की क्षमता होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। सर, हमने ये भी देखा है कि जो बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक हुई या उरी की जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, ये एक रिएक्शनरी स्ट्राइक थी। इसमें हमने पहले इंतजार किया कि कोई आतंकी हमला हो। उस आतंकी हमले के बाद हमने फिर उरी की और फिर उसके बाद फिर बालाकोट की हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। तो सर, क्या हमको प्रोएक्टिव नहीं होने की आवश्यकता है कि हम, जैसा कि अभी हमारे करंट आर्मी चीफ ने भी बताया कि बालाकोट का जो टेररिस्ट कैंप था वो दोबारा से ऑपरेशनलाइज हो गया है, खुद आर्मी चीफ की ये स्टेटमेंट थी, तो क्या हमको प्रोएक्टिव होकर के इन जगहों पे, इन टेररिस्ट सेंटर्स पे हमें स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल प्रोएक्टिव ही तरीका है, लेकिन जहां एक और न्यूक्लियर आर्म्ड पावर का सवाल है और आप उसकी इलाके में जाके टेरर स्ट्राइक करना चाहते हैं, पाकिस्तान में जाकर टेरर स्ट्राइक, काउंटर टेरर स्ट्राइक करना चाहते हैं, तो उसके लिए अनिवार्य है कि जो माहौल है डिप्लोमेटिक, उसको आपको शेप करना पड़ेगा। और उसको शेप करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप स्ट्राइक का इंतजार करें और फिर जोरदार पलटवार करें। उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं एज हॉट परस्यूट, जो कि इंटरनेशनल लॉ आपको इजाजत देता है। तो वो आपका जो जस्ट वॉर पैराडाइम है कि वॉर शुड बी जस्ट नॉट ओनली इन इट्स ओरिजिन बट ऑल्सो इन इट्स वे ऑफ कंडक्ट, तो उसके लिए शायद कई बार एडवांटेजेस हो जाता है डिप्लोमेटिक तौर पे कि आप स्ट्राइक होने दें ताकि दुनिया को विदित हो जाए कि क्या आपका दुश्मन कर रहा है, और फिर आप उसको पलटवार करें तो सारी दुनिया ने आपको सहयोग, द होल वर्ल्ड हैड सपोर्टेड अस इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और बाकी चीन भी चुप रहे, कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन अगर आप बगैर ठोस सबूत के आप प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो फिर इंडिया पाकिस्तान डायड में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर अफगानिस्तान से तालिबान करती है तो आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकते हैं, आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं। और नॉर्मली प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जाती है, सबसे बेस्ट काउंटर टेररिस्ट कैंपेन वो होता है जो कि दुश्मन का वार होने ही ना दे, वार होने के पहले ही ध्वस्त कर, जिस तरह भूत कर। सर, हमने ये भी देखा है कि रिसेंटली हमारा जो इंटरनल फ्रंट है, जो इंटरनल सिक्योरिटी,
सो गाइस, ये वीडियो थी जिसमें ये बात कर रहे हैं जेडी बख्शी साहब अबाउट स्ट्राइक के बारे में इन्होंने बात की। तो मैं उससे स्टार्ट कर लेती हूँ। तो स्ट्राइक पे इन्होंने कहा है कि वैभव ने कहा है कि अगर स्ट्राइक के लिए प्रो स्ट्राइक मतलब पहले से ही रेडी होना चाहिए और इस तरह से कि मतलब दुश्मन की जो अभी जैसे स्ट्राइक हुआ भी था, आपको मालूम ही होगा, तो उसमें ये कह रहे हैं कि दुश्मनों के मतलब जो कि ये टेररिस्ट होते हैं, इनके जितने भी एरिया हैं इन वहाँ पर ये अटैक कर लें। तो क्या इज़ इट पॉसिबल और फाइन? तो इसमें जेडी बख्शी साहब कह रहे हैं कि जो स्ट्राइक है बेसिकली अगर ये पहले करेंगे तो उससे ये होता है कि फिर वो दुनिया उनको सपोर्ट नहीं करेगी। तो अब पहले दूसरा जो वॉर उसका वेट इसलिए किया ताकि वो लोग करें, तो उससे ये होता है कि दुनिया आपको फिर सपोर्ट करती है जो आप स्टेप लेते हो। तो इसीलिए जो है वो पहले तो नहीं कर सकते। और दूसरा, एक वाकई में ही दोनों ही कंट्री न्यूक्लियर हैं और मुझे तो समझ नहीं आता कि ये न्यूक्लियर बनाए क्यों हैं। इतना पैसा इन पे लगाया है, एटलीस्ट कंट्री की दूसरी चीज़ों पे बनाते लगाते तो वो मुझे ज़्यादा समझ आता। बस एक दूसरे से दुश्मनी और लड़ाइयों के चक्करों में बस ये डिफेंस के ऊपर ही सारा वर्क किया जा रहा है। एनीवेज जो है इस तरह से किसी के भी घर में घुसकर जिस तरह से स्ट्राइक हो गई, चलो आए फिर वो चले गए। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा होता है इस तरह का सिनेरियो तो फिर तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। और जेडी बख्शी साहब ने भी बिल्कुल ठीक कहा है। तो इसके अलावा इन्होंने कहा है कि चीन और क्वेटा का जो सिनेरियो बता रहे हैं, तो वाकई में यार ये बात जब मुझे भी पता चली थी तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि क्वेटा में मतलब कि इस तरह से कैसे ये सब कुछ हो गया। और होटल्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट होते हैं और प्राइवेट लाइक बहुत हाई सिक्योरिटी के साथ होते हैं। तो इस तरह की जगहों पर ये सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आई। और बाकी अब क्या इसके पीछे रीज़न है वो तो गवर्नमेंट ही जानती है और बाकी वो लोग ही जानते हैं जिन्होंने ये स्टेप उठाया है किया है। और अब सुनने में तो ये आया है कि शायद चाइना के एम्बेसडर जो हैं वो टारगेट किया गए थे। लेकिन अब उनको टारगेट क्यों किया गया? अब पाकिस्तान में तो उनको बहुत पसंद किया जाता है, चाइना को, उनकी वैल्यू भी बहुत है, रिस्पेक्ट भी बहुत है। एंड आपको तो पता ही है इन लोगों की दोस्ती चल रही है पाकिस्तान और चाइना की। तो फिर भी ये लोग इस तरह से उनके ऊपर ये वाला अटैक होना बहुत ही बड़ी बात है और ये क्वेश्चन मार्क भी उठता है। तो लेकिन ये उनकी खुशकिस्मती ये है कि वो बच गए हैं। लेकिन दूसरी बात एक और कह रहे थे कि जो इमरान खान जो बेसिकली गवर्नमेंट जब आए थे, सिलेक्शन हुई, जब इनका फर्स्ट इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त ना ये गिर गए थे कंटेनर से। तो कंटेनर से गिर के इनको चोट लगी तो उसके बाद ये बेड रेस्ट पे आ गए। तो फिर उसके बाद ना इनके हार गए तो फिर इन्होंने काफ़ी उस पर बातचीत भी की। लेकिन उसके बाद दोबारा से फिर 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन हुए। इलेक्शन होने के बाद फिर फाइनली ये जीत गए। तो उसमें फिर ये सुनने में आ रहा था कि मतलब कि इसमें सीन कुछ और ही चल रहा है, समझ जाए। तो खैर फिर सीन कुछ और चल रहा है। तो फिर जब ये बात हो गई तो बात होते होते फिर जो है वो अब पता चल रहा है कि इसके पीछे ये फ़ौज का हाथ है, उसका हाथ है, उसका हाथ है। तो अब वही बात आ जाती है कि अब जब लास्ट टाइम इनका स्टेटमेंट भी आया था इमरान खान का कि मैं अभी सीख रहा हूँ, मतलब सीख रहा हूँ। तो गवर्नमेंट अभी ये हमारी जो कौम है ना, हमारी जो आवाम है, इनको सिखाना नहीं है, इनको इनसे सीखना नहीं है। इनके होते हुए आप सीख नहीं सकते। इनको ट्रेन चाहिए जो कि कंट्री को कंट्रोल कर सके। और अगर जैसे कि स्ट्राइक हुई थी कुछ सालों पहले पास्ट में, जो इंडिया और पाकिस्तान में जो इतनी सारी स्ट्राइक्स हुई हैं और उसमें भी जो ये मतलब ये जो इन लोगों ने खुद ही पहले ये बनाया था और ख़ुद एक्सेप्ट भी किया कि ये जो तंजीमें हैं इन लोगों को हम लोगों ने किया है और ये किया है वो किया है। बाद में कहते हैं हमारी ज़ुबान फिसल गई या फिर हमसे गलत बोला गया या फिर मुंह से निकल गया। तो ये बातें होती हैं, इनको खुद भी नहीं पता एक्चुअली ये लोग कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। तो बाकी अफ़गानिस्तान के साथ गलत हुआ है कि अफ़गानिस्तान को इन्होंने
जैसे कि यूएस जो है वो उनको सपोर्ट करना चाहिए यार। अफ़गानिस्तान तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है हर चीज़ों से, और आज अफ़गानिस्तान की कंडीशन भी इतनी ख़राब हो रही है, तो अफ़गानिस्तान के सर से यूएस का भी हट जाना बहुत ही एक बैड न्यूज़ है, स्पेशली फॉर मी, क्योंकि अफ़गानिस्तान के लिए तो काफ़ी टाइम से, वैसे इंडिया तो है ही अफ़गानिस्तान के साथ सपोर्ट में है, और इंडिया ने काफ़ी काम भी करवाया है अफ़गानिस्तान में। सो यस, एनीवेज गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। बाकी आप मुझे बताइएगा अपना ओपिनियन इस वीडियो के अकॉर्डिंगली। एंड प्लीज़ 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 यार, कोरोना चल रहा है, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशंस है लोगों की। आप लोग प्लीज़ अपने घर को सेफ रखें, प्रोटेक्ट करें अपने आप को, और बाहर मत जाएं फजूल में। मास्क वेयर करें, और मास्क भी वो वेयर करें जो ब्लू वाला होता है, वो ये कपड़ों के बने हुए मास्क मत यूज़ करें, क्योंकि मास्क का मतलब है आपको एक बीमारी वबा से महफूज रहना है, बजाय इसके कि आप जो है वो कपड़ों का फैशन वाले मास्क पहन लें, और फिर ये है कि वो आपको बीमारी से तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वबा से तो महफूज नहीं रख पाएगा। तो प्लीज़ अपने आप का ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा। बाय बाय।